जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी की ट्रेड्समैन के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेकर। देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है पर कोई नहीं। आज जो हम लोग पेपर करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th का, जो कि रहेगा आपका मुजफ्फरपुर दानापुर का रिक्रूटमेंट जोन का। ड्यूरेशन 60 मिनट। जो बेसिक जानकारी होती है वही दी गई है। मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड पासिंग मार्क्स 32। ये बेसिक जानकारी होते हैं, आप सब जानते हो। तो आज का पेपर कर लेंगे। आज का पेपर करने से पहले जल्दी से इस पेपर को शेयर करिए, इस क्लास को शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ जो भी अभी क्लास अटेंड करें जल्दी सबको लाइक बटन को प्रेस करें, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंडियन आर्मी की 2 क्लासेज एवरीडे आती हैं। 1 बजे जो है जीके जीएस की क्लास आती है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो हमारे साथ दोनों क्लासेज में हमारे साथ आप सब जरूर जुड़ें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए रहेगा आपका, जिसमें कि आपके देखो दिए हुए जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है एमू, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर अल्बर्ट्रोस। कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है वो है आपका शुतुरमुर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन करेंगे जो कि दिया हुआ है, देखो आपका एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फिलामेंट मेड ऑफ, बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट का बना होता है सीसा, टंगस्टन, तांबा या फिर लोहा। जो बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो बहुत बार आप सबको करवाया है। देखिए बिजली बल्ब में जो प्रयोग होने वाला फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टारगेट रहेगा वो आपका 30 में से 25 प्लस का रहेगा। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा कम दे रहा हूँ क्योंकि आज का जो पेपर है थोड़ा आपको टफ भी लगने वाला है। ठीक है, तो सभी को 25 रखोगे भी तब भी चलेगा, 25 प्लस ही नहीं, 25 बाई में 30, सभी को 25 करेंगे। 25 से 20 या तो 25 होनी चाहिए या फिर 25 एबव जानी चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं ये टारगेट उनके लिए नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं जिनकी एग्जाम सब होने वाली हैं वो सभी 25 प्लस को टारगेट करते हुए करेंगे। ठीक है, 25 को। थोड़ा सा इसका पेपर टफ लगेगा आपको, थोड़ा सा टफ सेशन दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे मिल्टन ओबेटे, या फिर देखो देशमन टूटू, या फिर रॉबर्ट मुगाबे, या फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है नेल्सन मंडेला। निम्न में से कौन जो है 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे? तो देखिए वो जो थे वो कौन है? तो वो है नेल्सन मंडेला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या है? देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दी हुई है, हु डिड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर, व्हेन डिड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? 22 अक्टूबर 1975 को, 20 अक्टूबर 1975 को, 25 जून 1975 को, या फिर देखो आपका 22 दिसंबर 1976 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को जल्दी से आंसर करना है। ठीक है, सभी को आंसर बताइएगा, सबको बताने की कोशिश करो आप सबका आंसर क्या होगा। तो देखो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर जो है राष्ट्रपति ने जब आपातकाल लगाया था वो था 25 जून 1975। ठीक है, 25 जून 1975 को जो है हमारे भारत देश में आपातकाल लगाया गया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 का आंदोलन किस स्थान में प्रारंभ हुआ? झांसी से, लखनऊ से, कानपुर से, या फिर मेरठ से। जो 1857 का जो आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो देखिए 1857 का जो आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था आपका मेरठ से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ द रिगार्ड ऑफ टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है? वाल्मीकि हजारिका, पेंच गढ़वाल, सरिस्का अलवर, या फिर देखो नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या जो है कहाँ पर जो है आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना नहीं है, ये आपको बताना है किस जगह पे नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पे कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के सही सुमेलित नहीं है वो है देखो आपका पेंच और गढ़वाल। ठीक है,
ये जो दोनों हैं ये सही सुमेलित नहीं किए गए हैं। ये जो दोनों हैं पेंच और गढ़वाल, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है बाघ आरक्षित परियोजना के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। यह है देखो आपका, हु वेयर कॉल्ड द्विज। द्विज किन्हें कहा जाता था? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, या फिर देखो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, या फिर ब्राह्मण वैश्य या शूद्र, किन्हें कहते थे? तो देखिए जो द्विज हैं, द्विज किन्हें बोला जाता था? तो जो द्विज हैं वो बोला जाता था देखो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं इन्हें देखो द्विज कहा जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखो आपकी कि सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी ईयर। भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? 12 साल में, 6 साल में, 10 साल में या फिर 8 साल में? सबको बताने की कोशिश करना आपके आंसर्स क्या आएंगे। सभी ने पढ़ रखा है तो चलिए सबको आंसर कीजिएगा। और एक बात देखो कि जितनी भी आपकी क्लासेस प्रीवियस ईयर की चल रही हैं सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। हर एक ट्रेड की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें मैंने आपको देखो 2015 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल पेपर सोल्व करवाया हुआ है। जीडी की भी प्लेलिस्ट है, ट्रेड्समैन की भी प्लेलिस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट की भी प्लेलिस्ट है, और देखो आपकी टेक्निकल की भी प्लेलिस्ट है। तो आप सब जाकर 6 सालों के प्रीवियस पेपर इन चारों ट्रेड्स के देख सकते हो प्लेलिस्ट के थ्रू। तो देखिए भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? तो वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 साल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो है 2011 में हुई थी पिछली बार, ठीक है, और अभी जो इसको होना था 2021 में, लेकिन अभी आयोजन इसका नहीं हो पाया है, तो 2022 या 2023 में कभी भी करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए आपका, हु इज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला या फिर प्रभा दत्त। बताने की कोशिश करना सब कोई कि भारतीय मूल की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी। तो देखिए भारतीय मूल की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो हैं आपकी कल्पना चावला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल है देखो आपका कि फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन द। अफगान की पहली लड़ाई में हुई थी सन 1833 में, सन 1848 में, सन 1843 में या फिर सन 1839 में। अफगान की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो देखिए अफगान की जो पहली लड़ाई है वो आपकी हुई थी सन 1839 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1839। चलिए हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल है, वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस.डी. शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका वो यही है कि उसके प्रीवियस ईयर को बनाया जाए। तो सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स को, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्या दिया हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो वो हैं आपके देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? सबसे अधिक संख्या में जो टाइगर रिजर्व है वो निम्न में से किस राज्य में है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए आपका जो सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो वो है देखो आपका मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेंगे अब हम सब, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। दिल्ली नदी के तट पर स्थित है, यमुना, सरयू, गंडक या फिर आपकी गोमती। किस नदी के तट पर जो है आपका देखो दिल्ली शहर स्थित है? सबको करवाया हुआ है, जल्दी से आंसर करिएगा क्या होगा राइट आंसर। और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, ठीक है, बहुत बार आप सबने बनाया है। तो देखिए जो दिल्ली है वो आपका स्थित है यमुना नदी के तट पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कहाँ पे, तो जो दिल्ली है वो है आपका यमुना नदी के तट पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल दिया हुआ है देखो, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इस। भारत का मसाले का बगीचा के नाम से को जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, पंजाब,
केरल या फिर कश्मीर। निम्न में से किसे जो है भारत का मसाले के बगीचा के नाम से जाना जाता है? देखिए भारत का मसाले के बगीचा के नाम से जो किसको जानते हैं स्पाइस गार्डन के रूप में, तो वो है आपका केरल। केरल को जो है जाना जाता है मसालों के बगीचा के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल। यह है देखिए आपका विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गीता फोगाट इज रिलेटेड। इनमें से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से, हॉकी से, कुश्ती से या फिर आपका टेनिस से। निम्न में से किससे जो है गीता फोगाट संबंधित हैं, ये आप सबको यहाँ बताना है। तो देखिए जो गीता फोगाट हैं ये संबंधित है आपकी किस खेल से? तो कुश्ती से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 क्वेश्चन जीके के हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपको अपना स्कोर नहीं बताना है, आज मैंने आपको 30 का टारगेट दिया है, 30 में से बतानी है, तो अभी रुक जाइए। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद होगी कि कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे होंगे आज के, क्योंकि थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो कभी शायद आपने प्रीवियस ईयर में ना किए हों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब, और जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 से आपकी देखो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये देखो आपके यहाँ पे सेक्शन बी में सेक्शन बी में जो रीजनिंग दी हुई है, ठीक है। तो रीजनिंग नहीं करेंगे, रीजनिंग से आगे बढ़ते हैं, साइंस की ओर चलते हैं, जो कि देखो आपका सेक्शन सी में होगा साइंस। तो चलिए सेक्शन सी में देखिए आपकी साइंस दी हुई है, ये देखो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक्शन सी है जनरल साइंस के क्वेश्चन नंबर 21 to 35 सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। दी हुई है देखो 3 रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 5 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। क्या बताना है देखो, यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 5 ओम और 20 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। चलिए ये चीज़ बताना है तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं, तो देखिए बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो वो होता है देखो आपका 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस में होता है देखो आपका 1/r2 एंड नेक्स्ट में होता है देखो आपका 1/r3। यही होता है ना, इस बेस पे बनाते हैं। तो चलिए R1 क्या है, तो देखिए जो पहला प्रतिरोध है उसको सबसे पहले यहाँ पे देख लो। तो R1 देखो आपका दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/4। नेक्स्ट में आपका देखो 5 ओम है R2, तो हो गया देखो 1/5। नेक्स्ट में जो है आपका देखो हो गया यहाँ पे 1/r3 कितना है, तो R3 देखो 20 ओम है, 1/20 हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए तो 4, 5 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा आपका 20, ठीक है। 4, 5 और 20 का एलसीएम लोगे तो आएगा 20। ऊपर में क्या हो गया देखो 4 से 20 को कट करोगे तो 5 टर्म में जाएगा, 5 से 20 को कट करोगे तो ये 4 टर्म में जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। 20 से 20 को कट करेगा देखिए 1 टर्म में जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आपका देखो आ रहा है ये इस प्रकार से आ रहा है देखो 5 प्लस में 4 प्लस में 1 बाई में 20, ये हो गया। अब 5, 4, 9 और 1 10, 10/20 हो गया। कट करिएगा तो आएगा देखो आपका 1/2, ठीक है। 1/2 आया और ये 1/r इक्वल टू 1/2 है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो आपका r इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए 2 ओम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। शरीर में लोहे की कमी से होता है एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या फिर रतौंधी। आप सबको बहुत बार करवाया हुआ है, सबको जल्दी से आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए शरीर में लोहे की कमी से जो होता है वो है आपका एनीमिया। शरीर में लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका एनीमिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं। जल्दी से आंसर करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है और लगभग आप सबने बहुत बार इस चीज़ को बनाया है, ठीक है। मैंने ही आप सबको बहुत बार बनवाया हुआ है। चलिए जल्दी सबके आंसर करिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए किसी रोग के प्रति हमारे शरीर के प्रतिरोधकता को जो है प्रतिरक्षा के रूप में जानते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इम्यूनिटी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, द ह्यूमन सेल्स कंटेन्स क्रोमोसोम्स। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 44, 48, 26 या 46। एक मानव कोशिका में जो है कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये जो है यहाँ पे आप सबको बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा सब कोई। तो देखिए एक मानव कोशिका में कुल गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो हैं आपके 46। राइट आंसर क्या होगा, तो 46। 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एक में जो है 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। तो टोटल 46 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर सवाल है। ये दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, आर्थराइटिस इस डिजीज ऑफ, गठिया की बीमारी है, गुर्दे की, यकृत की, त्वचा की या जोड़ों की। जो गठिया है वो निम्न में से किसकी बीमारी है। तो देखिए जो गठिया है ये बीमारी किसका हो जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जोड़ों का, ठीक है। गठिया किसका बीमारी है, तो जो गठिया है ये
बीमारी है जोड़ों की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 नंबर सवाल ये दी हुई है देखो आपकी, विद द हेल्प ऑफ सोलर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की मदद से सौर सेल को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यहाँ पे देखो सौर सेल की मदद से या सोलर भट्टी की मदद से या फिर आपकी सोलर हीटर की मदद से या फिर सोलर कुकर की मदद से बताना है कि किसकी मदद से जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो देखिए जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर सेल की मदद से, ठीक है। जो सोलर सेल है इसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय, विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में निकलती हैं इलेक्ट्रॉन या फिर देखो अल्ट्रासोनिक या फिर देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है न्यूट्रॉन या फिर एक्स किरणें, किसके रूप में जो है देखो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है निकलती हैं, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निकलती हैं एक्स किरण के रूप में, एक्स रेज के रूप में, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स रेज के रूप में जो है आपकी निकलती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज, जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः के रूप में प्रयोग होता है, शाकनाशी या फिर देखो यहाँ पे रोडेंटिसाइड या फिर गंधक नाशक या फिर देखो आपका कवकनाशी, निम्न में से जस्ता और गंधक का यौगिक जो है मुख्यतः किसके प्रयोग में लाया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जस्ता और गंधक का जो यौगिक है वो मुख्यतः आपके गंधक नाशक, ठीक है, डिओड्रेंट के रूप में जो है लाया जाता है। जो राइट आंसर इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि इफ़ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक इज जस्ट गोइंग टू फ्रीज देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम, यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान कितना होगा, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। बताने की कोशिश करनी है कि देखो यदि किसी झील की सतह का पानी जो है जमने वाला हो, भी जमा नहीं है जमने वाला है, तो उसके तल का जो उसका तल है उसका तापमान कितना होगा। तो देखिए जब जमने वाला हो तो उस तल का तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपका 4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जमा नहीं है वो जमने वाला है, ये चीज़ देखो ध्यान से। राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है द्रव में, ठोस में, गैस में या फिर देखो भाप में, इनमें से किस में जो है देखो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको आंसर करिएगा। तो देखिए ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम होता है आपका ठोस में, किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठोस में होता है, जो कि आपका सबसे अधिक स्टील में पाया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को भी, बहुत बार आप सबको पढ़ा है, स्टील में सबसे अधिक जो है ठोस में पाया जाता है ध्वनि का वेग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, ये दिया हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वायरस, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग या फिर एड्स। चलिए ये चीज़ दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो एक चीज़ ध्यान से देखो, हिंदी में जीवाणु लिखा है और अंग्रेजी इंग्लिश में जो है वायरस लिखा है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जीवाणु का इंग्लिश बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसका वायरस लिखा है। तो मैंने आप सबको बोला है कि इंडियन आर्मी में जब भी आपको अलग अलग मिल जाए, जब इंग्लिश का अर्थ कुछ और निकल रहा है और हिंदी का अर्थ कुछ और निकल रहा है, क्योंकि देखिए हिंदी में पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है और इंग्लिश में पूछ रहा है वायरस, कौन सी बीमारी जो है आपकी वायरस से फैलती है। तो जब हिंदी और इंग्लिश में दोनों अलग अलग हो जाएं, जब सेम क्वेश्चन नहीं मिले, तब आपका कंसिडरेशन जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज की ओर। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसे मिस्टेक बहुत बार करती हुई दिखी है, मिस्टेक होती है पेपर बनाने में। कंसिडरेशन देखो इंडियन आर्मी इंग्लिश की ओर ही रखती है, क्योंकि इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, सभी को आती है, इसीलिए जो है इंग्लिश पर कंसिडरेशन जाता है उनका। तो याद रखिएगा कि यदि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग हो तो आपको इंग्लिश की ओर कंसिडरेशन करना होगा। इस प्रकार आपका पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वायरस, मतलब कि विषाणु से कौन सा रोग होता है, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा है। क्योंकि जब आप देखोगे तो टाइफाइड जो है वो भी आपका जीवाणु से होता है, निमोनिया भी जीवाणु से होता है और प्लेग भी जीवाणु से होता है। तो तीनों तो जीवाणु से होने वाला हो गया, तो जीवाणु से फैलता है, ये तो क्वेश्चन गलत ही हो गया ना। मानो कि यदि तीनों यहाँ पे जीवाणु से ही होता है तो जीवाणु से फैलने वाला जो बोल रहा है वो तो गलत हो गया। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर देखो एक अलग जो है एड्स, जो कि वायरस से होता है, तो पूछना भी यही चाह रहा है, आप सब भी देख सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एड्स, ठीक है। इंग्लिश को कंसिडर कीजिएगा, इंग्लिश के अनुसार जो पूछ रहा है कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी, और वो है आपका एड्स।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। ये दिया हुआ है, देखो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज फॉर्म्ड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से बनता है, क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरस एसिड। ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए सब कुछ अच्छे से आंसर करिएगा, ठीक है। बोला क्या है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2, ठीक है, पानी में विघटित होकर, मतलब कि इसका जो अभिक्रिया है वो H2O के साथ करवा रहा है। तो जल्दी से आंसर करो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो H2 हो गया, ठीक है। S यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है आपका। तो इस प्रकार आपको बतानी है कि आपका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है। क्या बनेगा ये जो है आप सबको बतानी है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और जल मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, ये जो है आप सब मुझे बताओगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबने किया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको बताना जल के साथ विघटित होकर क्या बनाता है, ये जो है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सबको इसका आंसर करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें वैसा है नहीं। जब आपका H2 को मिलाओगे, जब आपके CSO2 को H2O के साथ मिलाइएगा तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिएगा क्या बनता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सबको बताना, अभी मत बताओ, होमवर्क में बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स जो दिख रही है उसमें आप सबको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड। निम्न में से किसको पुनर्चक्रित किया जा सकता है? कोयला को, प्राकृतिक गैस को, धातुएं को या फिर प्राकृतिक तेल को। इनमें से किसे जो है पुनर्चक्रित कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, रिसाइकल हो सकती है। तो वो देखिए आपका धातु है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं इन्हें दोबारा आप बना सकते हैं, पिघला सकते हैं, दोबारा ठोस में ढाल सकते हैं, तो ये हो सकती है। लेकिन ना ही कोयला दोबारा बनेगा, ना ही प्राकृतिक गैस, ना ही प्राकृतिक तेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मेटल्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। ये दिया हुआ है, देखो द ट्रेन वॉस नेचर ऑफ लाइट इज सोन बाई। पदार्थ की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है किसकी वजह से? प्रकाश के ध्रुवन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के व्यतिकरण से या फिर देखो प्रकाश के अपवर्तन से। तो देखिए प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है वो होता है प्रकाश के ध्रुवन से, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है इसकी वजह से जो है आपका प्रकाश के ध्रुवन की वजह से जो है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। ये है देखो मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज। बार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है ज़्यादा से ज़्यादा, निगेटिव, कम से कम या फिर शून्य। बार चुंबक के मध्य में जो है क्या चुंबकत्व होता है, कितना मैग्नेटिक होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बार चुंबक के मध्य जो है मेन सेंटर पे जो है शून्य मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। जीरो मैग्नेट होती है, ठीक है। जीरो मैग्नेटिज्म जो है पाई जाती है, शून्य मैग्नेटिज्म होती है। हो गया सभी का। चलिए तो आपकी देखो 30 क्वेश्चंस आज की करवा दी गई हैं, ऑल ऑफ यू सभी को जो आज की 30 क्वेश्चंस करवा दी गई हैं, ठीक है। सबको बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। हम लोग प्रीवियस ईयर में केवल जीके जीएस को ही करते हैं, मैंने आपको टारगेट दिया था 30 क्वेश्चन में से करने का। सबको बता देना कि आज के 30 क्वेश्चन में से आप सभी ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। उसके साथ साथ मैंने जो आप सबको होमवर्क दिया है उसका आंसर सभी को ही बताएगा, कोई भी मिस मत करिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया करना है, बहुत ईजी सा है, आप सबको पता है। तो सबको आंसर कमेंट बॉक्स बताना होमवर्क का, ठीक है। और एक बात कि सबको अपना आज का स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आप सबने कितने क्वेश्चन जो है सही किए 30 में से, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलते हैं आप सबसे अपनी आगे कल की क्लास में, जो कि आएगी आपकी दोपहर 1 बजे और जो कि होगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएससी क्लास। और जो 1 बजे वाली क्लास है देखो अभी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक उसमें आपका कवर करवाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आता है वो आपको पढ़ा दिया जा रहा है। तो सबको 1 बजे की क्लास में जरूर जुड़िए, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलूंगा सीधे आपसे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलूंगा आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड हैव अ गुड नाइट।